नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ITI टू टेक्नीशियन में आपका स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 5 क्वेश्चन मैंने बताए थे, याद कराए थे, जो कि इसी श्रृंखला में मैं आगे क्वेश्चन है वो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ। आप लोग कोशिश कीजिए कि यहीं पर आप लोग इसको याद कर लीजिए, जिसमें कि बार बार आपको किताबें खोलने की ज़रूरत ना पड़े। तो टाइम को बिना कोई खर्च किए हुए आगे क्वेश्चनों को देखते हैं। तो जैसा कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का चैप्टर जो है बिहेवियरल स्किल पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि मैंने 5 क्वेश्चन बताए थे और ये आगे 5 क्वेश्चन ये हैं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपेक्षा निर्धारण से संबंधित है। ये आपका क्वेश्चन है। 4 विकल्प दिए गए हैं। यह आपकी पहला विकल्प है, यह आपकी व्यक्तिगत ताकत का मूल्यांकन करती है। दूसरा है यह लक्ष्य निर्धारण के समान है। तीसरा यह है यह उत्तरदायित्व और नेतृत्व तकनीकी के समान है। चौथा ऑप्शन है यह कर्मचारियों के उत्पादन क्षमता में सुधार करता है। तो ये क्वेश्चन समझने से पहले हम समझते हैं कि अपेक्षा निर्धारण के बारे में जानते हैं कि अपेक्षा निर्धारण क्या है। अपेक्षा निर्धारण का अर्थ है कि हम दूसरों से क्या चाहते हैं, इसको बोलते हैं अपेक्षा, और जो चाहते हैं वैसा ही हो, इसको बोलते हैं निर्धारण। तो अपेक्षा निर्धारण तो समझ में आ गया होगा। अब जैसे कोई कंपनी है तो कंपनी का मालिक है, तो वो अपने कर्मचारियों से चाहता है कि उसको लाभ हो, उसके कर्मचारी जो हैं अपने कंपनी में 100% सहयोग दें और उसकी कंपनी जो है वो उसका उत्पादन जो है वो उच्च हो। तो यही एक मालिक चाहता है। और इसमें अपेक्षा निर्धारण से संबंधित आप समझ में आ गया होगा कि अपेक्षा निर्धारण क्या है। तो हम देखते हैं कि क्या अपेक्षा निर्धारण, इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहला ऑप्शन था यह आपकी व्यक्तिगत ताकत का मूल्यांकन है। तो भाई बात आ गई व्यक्तिगत की। अब चूंकि कंपनी जो है केवल एक व्यक्ति से नहीं चलती है, हमें सभी लोगों को साथ में लेकर चलना होता है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो तो हमारा कट हो जाएगा। और साथ में दूसरा है यह लक्ष्य निर्धारण के समान है। तो लक्ष्य निर्धारण केवल अपेक्षा निर्धारण में केवल एक व्यक्ति के दायित्व नहीं होता है, इसमें 2 तरफ से बातें होती हैं, एक मालिक की तरफ से अर्थात नियोक्ता की तरफ से, और दूसरा आपके यहाँ जो काम करने वाले श्रमिक हैं उनकी तरफ से। तो दोनों का सहयोग होना चाहिए। मालिक चाहता है, जो चाहता है वो तो 100% तो नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ उस 100% तक जितना लक्ष्य जो है उसके करीब में होता है उतना बेस्ट होता है। तो इसलिए लक्ष्य निर्धारण शब्द आया है कि लक्ष्य निर्धारण के समान होता है। तो लक्ष्य निर्धारित करके जो है अपेक्षा निर्धारण नहीं करवाया जा सकता है। किसी को टारगेट दे दिया कि भाई आपको इतना काम करना है, तो क्या भाई जरूरी है कि वो उतना काम कर ही लेगा? हमें उसकी स्ट्रेंथ भी तो पता होनी चाहिए कि सामने वाला श्रमिक कितना काम कर सकता है, कितना फोर्ट लगा सकता है। वो हमें उसके अकॉर्डिंग ही अपेक्षा निर्धारण करना पड़ता है। तो ये भी भाई गलत है। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, यह उत्तरदायित्व और नेतृत्व तकनीकी के समान है। बिल्कुल सही है भाई। उत्तरदायित्व क्या होता है, इंग्लिश में कहें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कि सामने वाला व्यक्ति कितना उत्तरदायी है अपने कार्य के प्रति। और साथ में नेतृत्व तकनीकी मतलब लीडरशिप टेक्निक, कि आपके अंदर भी लीडरशिप टेक्निक होनी चाहिए। और साथ में जो श्रमिक हैं, जो भी उस कंपनी से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति जो हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर अच्छे से समझते हैं, ठीक, तो अपेक्षा निर्धारण आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका सी ऑप्शन जो है सही है, ठीक। और यहाँ पर डी ऑप्शन में हम देखते हैं कि यह कर्मचारियों की उत्पादन क्षमता में सुधार करता है। तो केवल उत्पादन क्षमता में सुधार करना ही नहीं होता है, उसको बढ़ाना भी होता है। उत्पादन क्षमता को बढ़ाना भी होता है और मिलजुल कर एक लीडरशिप क्रिएट करनी पड़ती है कि अकेला चना, कहावत कही जाती है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। तो इसी प्रकार से केवल और केवल हमें उत्पादन क्षमता में ही नहीं, सब क्वालिटी भी मेंटेन रखनी होती है। चलिए, तो इसका ये वाला आंसर जो है सी आंसर सही है। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्यवहारिक अपेक्षा निर्धारण के किन तत्वों को सम्मिलित करता है। व्यवहारिक अपेक्षा निर्धारण के किन तत्वों को सम्मिलित करता है। देखो भाई, अपेक्षा को तो मैंने बताया था कि आप क्या चाहते हो, और व्यवहारिक जब शब्द आ जाता है तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि व्यवहारिक जो कौशल होता है वो, उसके बारे में मैंने बताया था कि इंसान का उठना बैठना, खाना पीना, बोल चाल, भाषा, ये सारा सब कुछ जो होता है व्यवहार में आ जाता है, ठीक। तो व्यवहारिक, हम लोगों से कैसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, ये है व्यवहारिक अपेक्षा है। व्यवहारिक अपेक्षा निर्धारण का मतलब कि हम लोगों से क्या अपेक्षा करते हैं और वो किस हद तक काम होता है,
हमारा लक्ष्य, मैंने दूसरे व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को क्या टास्क दिया और वो कितना उस टास्क को अचीव कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। ठीक, तो ये अपेक्षा निर्धारण हो जाता है। तो भाई इसमें कहा कि व्यवहारिक अपेक्षा निर्धारण के किन तत्वों को सम्मिलित करता है? तो पहला ऑप्शन है मूल्य, दूसरा है सहानुभूति, तीसरा ऑप्शन है प्रवृत्ति, चौथा है ये सभी। तो मूल्य का मतलब वैल्यू, क्या उसका मूल्य है, योग्यता क्या है उसकी। ठीक, तो ये तो व्यवहारिक में है ही। आप भाई जो भी वैल्यूएबल पर्सन है उसको आप ज्यादा पसंद करोगे। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन तो सही होगा। सहानुभूति को मैंने मतलब पिछले वीडियो में बताया था, दूसरे व्यक्ति की जगह पर हम अपने आप को रखकर उसकी स्थिति का पता लगाना सहानुभूति कहलाता है। तो सहानुभूति भी होनी चाहिए। और प्रवृत्ति मतलब आदत भी अपेक्षा निर्धारण में सम्मिलित होता है, क्योंकि देखिए भाई व्यवहारिक अपेक्षा जो है, ठीक, तो उसमें तो आदत तो सबकी पता होनी चाहिए कि किस बिहेवियर का है, ये काम कैसे करता है, हाँ इसको क्या पसंद है, फिर उसी प्रकार से उसको टास्क दिया जाता है। तो अर्थात इसके लिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण माहौल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो भाई सीखने का माहौल का मतलब होता है कि आप ऐसे वातावरण में हो जहां पर आपका मन अच्छे से लगता हो, ठीक, आपको मोटिवेशन मिलता हो और आप के अंदर कोई भी डर ना हो, शिक्षक की जो बातें हैं वो आपके दिमाग तक अच्छे से पहुंचे, उसके द्वारा मतलब उसके विचार जो हैं आप अच्छे से ग्रहण करें, अर्थात संचार प्रक्रिया अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसे माहौल में क्या होता है, ऐसे माहौल को शिक्षण माहौल कहते हैं। तो भाई देखते हैं इसका प्राथमिक लक्ष्य, क्यों शिक्षण माहौल की आवश्यकता क्यों पड़ी है। भाई आप चाहो तो स्कूल में भी अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, घर में भी पढ़ा सकते हो, लेकिन फिर भी आप स्कूल के लिए भेजते हो। क्यों भेजते हो? क्योंकि वहां पर शिक्षा का माहौल है। ठीक, वहां पर सभी छात्र जो होते हैं केवल एक ही उद्देश्य को लेकर जाते हैं, वो क्या है? शिक्षा, सीखना। ठीक, तो भाई समझते हैं कि पहला ऑप्शन है सोचने में सहायता। तो भाई आपको बता दें, बुक में जो आपकी बुक है अरिहंत प्रकाशन की, उसमें यहाँ पर सोचने में सहायता है, लेकिन ये यहाँ पे गलत है। यहाँ पे होना चाहिए सीखने में सहायता, सीखने में सहायता। ठीक, तो दूसरा है प्रेरणा, मोटिवेशन। ठीक, तो जो प्राथमिक लक्ष्य है केवल मोटिवेशन ही नहीं है, मोटिवेशन से आप सीख नहीं सकते हो। आपके अंदर सेल्फ इंप्रूवमेंट हो सकता है, ठीक, स्व सुधार हो सकता है, लेकिन आप सीख नहीं सकते हो कुछ। मोटिवेशन होना अच्छी चीज है, लेकिन आपको सीखने के लिए कई सारी चीजें जो हैं उन पर ध्यान देना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन जो है ये भी ऑप्शन है, बनता है, लेकिन इससे हम सबसे बेटर ऑप्शन हम सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक, दूसरा ऑप्शन है उत्पादकता में वृद्धि। भाई चीजें आप सीखोगे तो आप, जाहिर सी बात है कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन सीखने के माहौल में का ये भी पहला लक्ष्य नहीं है। ठीक, ये भी पहला एकदम उत्पादकता में वृद्धि नहीं करानी है। ठीक, दूसरा है समग्रता को समझना। समग्रता मतलब जो भी आपके चारों तरफ चीजें हो रही हैं उनको सबको समझ लेना। तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो इसका पहला सही ऑप्शन है सीखने में सहायता। शिक्षण माहौल का प्राथमिक लक्ष्य यही है कि सीखने में, चीजों को जानने में, ठीक, सहायता मिलती है शिक्षण माहौल में। आप कोई चीज जो है, कोई बच्चा है, अगर उसको घर पे पढ़ाया जाए तो हो सकता है वो उतने बेहतर से ना समझ पाए, लेकिन वो स्कूल में वही चीजें जो हैं बहुत आसानी से समझ जाता है, सीख जाता है। ठीक, तो ऑप्शन जो है आपका पहला ऑप्शन। अब चौथे हम अगर ऑप्शन की बात करें तो चौथा ऑप्शन है सीखने के माहौल के लिए कौन कौन से क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। तो भाई सीखने के माहौल के लिए कौन कौन से क्षेत्र की बात की गई है। तो पहला ऑप्शन है शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, अनुदेशीय। ठीक, शारीरिक मतलब आपके शरीर से लेना देना है, मनोविज्ञान का मतलब आपके दिमाग से लेना देना है, और अनुदेशी का मतलब तकनीकी, चारों ओर की जो सभी दिशाओं, सभी क्षेत्र से आपको समझने की जरूरत होती है। अनुदेशी मतलब सभी दिशाएं सम्मिलित हों। ठीक, तो ये हो गया। दूसरा ऑप्शन है शारीरिक एवं भावनात्मक। शारीरिक एवं भावनात्मक, तो भैया शारीरिक तो शरीर तो ठीक है, भावना मतलब फीलिंग, इमोशन। ठीक, तो भाई सीखने का माहौल है और इमोशन की बात अगर कह दी जाए तो भाई ये ऑप्शन जो है कट जाएगा, क्योंकि हम फीलिंग, जब तक भावनात्मक किसी चीज से जुड़े रहेंगे तब तक हम नहीं सीख पाएंगे। ठीक, अगर मान लीजिए कोई डांटना हो किसी को और वो आपका प्रिय हो तो आप तो डांट तो सकोगे नहीं। इसीलिए भावनात्मक की जब बात आती है तो वहां पर बच्चे, हाँ सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूं, बच्चे घर पे नहीं पढ़ पाते हैं। क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? क्योंकि वहां पर भावना जुड़ी रहती है।
पेरेंट्स के, माता पिता की फीलिंग्स जो है वो बच्चे के साथ में जुड़ी रहती हैं, इसीलिए बच्चा इस घर पर नहीं पढ़ पाता, बल्कि वो स्कूल में आसानी से पढ़ जाता है। ठीक, तो भावनात्मक शब्द ये यहाँ पर आया, इस कारण ये भी कटा हुआ है और ये भी ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि इसमें भी भावनात्मक आया, भावनात्मक अनुदेशी। ठीक, और चौथा ऑप्शन है अनुदेशी और शारीरिक, तो ये भाई बनता है, ये ऑप्शन बनता है। लेकिन सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि इंसान को सीखने के माहौल के लिए इंसान का शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए, दिमाग भी ठीक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक, बिल्कुल इधर उधर की चीज़ें ना डाइवर्ट होते हुए उसका फोकस पूरा जो चीज़ सीख रहा है उस पर होना चाहिए। और अनुदेशी का मतलब आप सिंपल तरीके से समझिए, तकनीकी, मतलब हर प्रकार से उसको समझाने का प्रयास किया जाए, इसी को बोलते हैं अनुदेशी बोलते हैं। तो अर्थात ये ऑप्शन आपका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, सीखने के माहौल के निर्माण में कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है। तो भाई इसमें कह रहा है कि सीखने के माहौल के निर्माण में कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं, बाकी सारे सम्मिलित होंगे, एक नहीं सम्मिलित होगा। ठीक, तो वो कौन सा है? तो भाई सबसे पहला है प्रति उत्तर। प्रति उत्तर का मतलब फीडबैक, प्रति उत्तर का मतलब होता है फीडबैक। ठीक, तो चीज़ें भाई फीडबैक तो बहुत ज़रूरी होता है। हम आपको प्रत्युत्तर के बारे में बता दें, जब हम लोग कोई भी चीज़ सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो हम लोग उसका रिस्पांस देते हैं। टीचर ने पढ़ाया, बच्चों समझ में आया, तो बच्चों ने सर हिलाकर बोला कि यस सर समझ में आ गया है, तो ये हुआ फीडबैक। ठीक, अब आप लोग भी हमें यूट्यूब पर कमेंट में आप फीडबैक दे सकते हैं कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, अगर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होगी तो मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा। ठीक, तो ये क्या होता है, यही फीडबैक होता है। फिर दूसरा है उत्साह। तो भाई फीडबैक तो जरूरी है ना। उत्साह, उत्साह का मतलब होता है अंदर से फीलिंग्स, किसी को जानने की जिज्ञासा ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक, अंदर से एक उमंग होनी चाहिए। ठीक, तो ये भी भाई सीखने के माहौल के लिए उत्साह भी जरूरी है। अब बात करते हैं शिक्षण वृद्धि। शिक्षण वृद्धि, तो भाई शिक्षण वृद्धि की बात करते हैं, इससे पहले हम समझ लेते हैं कि सामूहिक खेल एवं क्रियाएं। ठीक, सामूहिक खेल एवं क्रियाएं, तो भाई सामूहिक खेल एवं क्रियाएं भी जो हैं वो भी भाई जरूरी हैं सीखने के। कभी कुछ चीज़ें जो होती हैं हम लोग खेल खेल में सीख जाते हैं, तो इसीलिए सामूहिक खेल एवं क्रियाएं जो होती हैं, एक्टिविटीज जो होती हैं, वो भी सीखने के माहौल का एक हिस्सा है। ठीक, शिक्षण वृद्धि जो है ये हिस्सा सम्मिलित, इसके सीखने के माहौल के निर्माण में शिक्षण वृद्धि जो सम्मिलित नहीं है, अर्थात ये वाला ऑप्शन सही है। बाकी तीनों है, प्रत्युत्तर भी है, उत्साह भी है, सामूहिक खेल एवं क्रियाएं भी हैं। ठीक, चलिए दोस्तों, आज मैं ज़्यादा लंबा मैं वीडियो नहीं करना चाह रहा हूँ, 5 क्वेश्चन ही काफ़ी हैं। और इसको 5-5 ये कहावत कही जाती है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हम बूंद बूंद से घड़ा भरेंगे जिसमें कि आपको ज़्यादा बोरियत ना महसूस हो और चीज़ें जो हैं आप अच्छे से समझ जाएं। ठीक दोस्तों, इसी के साथ में जय हिंद।